We are going to study about the power factor control. Okay, so first question arises in your mind is like what is meant by power factor. So सबसे पहले power factor क्या होता है? So power factor is the cosine angle between voltage and current of the load. यानी कि जो लोड को वोल्टेज दिया जाता है और उसमें से जो करंट फ्लो होता है उन दोनों के बीच में जो फेज एंगल होता है उसके कोसाइन को पावर फैक्टर कहा जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द लोड जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग या लेगिंग हो सकता है। यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर है, वो लोड पे डिपेंड करता है। अगर कैपेसिटिव लोड हो तो पावर फैक्टर लीडिंग मिलता है, बट अगर इंडक्टिव लोड हो तो पावर फैक्टर लैगिंग मिलता है। अब अगर पावर फैक्टर है वो लैगिंग हो तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसके ऊपर उसका अफेक्ट आता है। इसके लिए जो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करना बहुत नेसेसरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लो पावर फैक्टर, यानी कि लो पावर फैक्टर होने के रीजंस। सो उसमें अगर हम मेन फैक्टर्स देखें तो उसमें फर्स्ट है वो है लोड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड है इंक्रीज इन द सिस्टम वोल्टेज, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर एंड फोर्थ वन है ओवर हीटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है लोड कैरेक्टरिस्टिक। सो मोस्ट ऑफ दी जो लोड होते हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होते हैं, लाइक इंडक्शन मोटर, इंडक्शन फर्नेस, आर्क लैम्प, आर्क वेल्डिंग। All these equipments are using on lagging power factor. इसलिए जो लोड की कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है जब हम पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड वन है इंक्रीज इन द सिस्टम वोल्टेज, यानी कि जब ऑफ पीक पीरियड होता है तो उस टाइम में पावर सिस्टम में लोड होता है वो डिक्रीज़ होता है। अब लोड के डिक्रीज़ होने की वजह से जो सिस्टम वोल्टेज है उसमें इंक्रीज़ होता है। अब ये जो सिस्टम वोल्टेज में इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन मोटर है, उनका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसमें इंक्रीज़ होता है। इसकी वजह से जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से जो पावर फैक्टर होता है वो डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडक्शन मोटर का मेंटेनेंस। अब जब भी इंडक्शन मोटर का जो मेंटेनेंस किया जाता है उसमें अगर कुछ बातों का अगर ध्यान रखा ना जाए तो उसकी वजह से पावर फैक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। लाइक जो रोटर और स्टेटर होते हैं उन दोनों के बीच में अगर एयर गैप बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है, और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है तो उसकी वजह से रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ता है, और रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ता है तो उसकी वजह से जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। सेकंड है कि अगर जब मोटर का रीवाइंडिंग किया जाता है उस टाइम पे अगर जो वायर है वो उसका जो गेज होता है अगर वो प्रॉपरली चूज़ ना किया जाए तो उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका लीकेज होता है, उसमें इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से भी पावर फैक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओवर रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। अगर लोड के हिसाब से जो इंडक्शन मोटर है वो ज़्यादा रेटिंग वाली अगर यूज़ की जाए तो इंडक्शन मोटर होती है उसके पे जो लोड होता है वो डिक्रीज़ होता है। इसकी वजह से जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। अगर लो पावर फैक्टर है तो उसकी वजह से कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उसमें अगर हम डिस्कस करते हैं तो अगर लोड का पावर फैक्टर कम हो तो उतने ही पावर के लिए केवी रेटिंग्स है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसकी वजह से जो इक्विपमेंट के थ्रू लोड को सप्लाई दिया जाता है वो ज़्यादा केवी वाली डिज़ाइन करनी पड़ते हैं। जैसे सपोज ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, उसको हाई रेटिंग वाला यूज़ करना पड़ता है। सेकंड है कि अगर केबल और लाइन का रेटिंग ज़्यादा हो तो जो भी केबल या लाइन के थ्रू पावर सप्लाई दिया जाता है
उसका रेटिंग होता है उसको भी ज़्यादा रखना पड़ता है। थर्ड है कि जो लो पावर फैक्टर होता है उसकी वजह से करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होता है, तो उसकी वजह से जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो बढ़ते हैं और उसकी वजह से जो रेगुलेशन होता है वो ख़राब हो जाता है। फोर्थ वन है कि जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होती है। फिफ्थ वन है कि जो भी कंज्यूमर है कि जो कम पावर फैक्टर पे पावर लेते हैं उसको जो सप्लाई कंपनी होती है उसको फ़ाइन देना पड़ता है। इसकी वजह से जो कंज्यूमर होता है उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। तो हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, वो ज़्यादा केवी रेटिंग के यूज़ करने पड़ते हैं। केबल या लाइन जिसका हम यूज़ करते हैं सप्लाई के लिए वो भी ज़्यादा रेटिंग के यूज़ करने पड़ते हैं। थर्ड है कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, उसकी वजह से रेगुलेशन ख़राब होता है। फोर्थ है एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है। एंड फिफ्थ वन है कि ज़्यादा बिल है वो ज़्यादा आता है क्योंकि फ़ाइन देना पड़ता है इसकी वजह से। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, कि अगर पावर फैक्टर जो अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो उसकी वजह से जो प्राइम मूवर होते हैं, ऑल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर है, ये सब जो इक्विपमेंट है उसकी केवी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से जो एक्सपेंस है वो कम होता है। सेकंड है कि जो ट्रांसमिशन लाइन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें जो वायर की साइज़ होती है वो भी डिक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। थर्ड वन है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इक्विपमेंट या लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी डिक्रीज़ होता है, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। फोर्थ वन है कि अगर लॉस जो होते हैं उसमें वो जो लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से जो हीटिंग होता है वो कम होता है। एंड फिफ्थ वन है कि जो लॉस है वो रिड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है। सो दिस आर दी एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के एडवांटेजेस हैं। अब हम मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है कि जिसकी हेल्प से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो उसमें फर्स्ट है वो है कैपेसिटर बैंक का यूज़ करके, एंड सेकंड वन है वो है सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करके। ओके, अब जब भी कैपेसिटर बैंक का यूज़ करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है तब हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो लीडिंग करंट लेता है। ओके, इसकी वजह से अगर कैपेसिटर को लैगिंग लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो जो कैपेसिटर का लीडिंग रिएक्टिव केवीए होता है उसके थ्रू जो लोड का लैगिंग रिएक्टिव केवीए होता है वो बैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो सिंगल फेज लोड है, जो 3 फेज लोड है। ओके, तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो सिंगल फेज लोड है उसके लैगिंग पावर फैक्टर cos फाई जो होता है उसमें से लाइन में से करंट आई है वो फ्लो हो रहा है, उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर सी को कनेक्ट किया गया है जो सप्लाई में से आई सी करंट ले रहा है। ओके, डायग्राम जो बाजू में दिखा है वो वेक्टर डायग्राम है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो करंट वेक्टर ओ है, ओ ए है, वो करंट वेक्टर है, उसके साथ में ए बी डैश अगर उसको वेक्टोरियली ऐड किया जाए तो उसकी वजह से नया करंट हमें मिलेगा जो मिलेगा आई डैश करंट, यानी कि ओ बी डैश। ये जो आई बी ओ बी डैश है वो वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है। ओके, यानी कि 5 जितना लैग हो रहा है। अगर 5 की जो कीमत है वो 5 से कम है, मीन्स पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है। मीन्स जो करंट ओ बी डैश है उसकी जो वैल्यू है वो
OA करंट से कम है, यानी कि जो सप्लाई में से करंट हो रहा है वो कम ले रहा है। अगर 3 फेज़ लोड हो और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना हो तो कैपेसिटर को डेल्टा या तो स्टार में हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपको सिंगल फेज़ लोड दिखाया गया है। अगर 3 फेज़ लोड हो तो स्टार या डेल्टा कनेक्शन होता है। तो जब भी स्टार या डेल्टा कनेक्शन हो उस टाइम पे हर एक लाइन में कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि डेल्टा कनेक्शन है तो हर एक लाइन में कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है। सेम वे जब 3 फेज़ स्टार कनेक्शन है उसमें भी हर एक लाइन में कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह कैपेसिटर का यूज़ करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकंड मेथड है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज़ किया जाए। अब जब भी सिंक्रोनस मोटर है उसका यूज़ किया जाता है तो जो सिंक्रोनस मोटर है वो मैकेनिकल लोड भी देती है। अगर सिंक्रोनस मोटर है उसके ऊपर मैकेनिकल लोड कनेक्ट ना किया जाए और उसको सिर्फ पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए ही यूज़ किया जाए तो उसको लाइन पे ही डायरेक्ट कनेक्ट करके उसको रन करवाया जाता है। और ये जो पूरी अरेंजमेंट होगी उसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। यानी कि सिंक्रोनस मोटर है वो ऐसी मोटर है कि उसका अगर एक्साइटेशन एडजस्ट करने से उसको जो भी पावर फैक्टर पे हमें रन करवाना हो उस पावर फैक्टर पे उसको रन करवा सकते हैं। यानी कि उसको लैगिंग, यूनिट या लीडिंग पावर फैक्टर पे रन करवाया जा सकता है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि 3 फेज़ लोड है और उसके साथ सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट किया गया है और लाइन के साथ सिंक्रोनस मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो सिंक्रोनस मोटर को अगर कनेक्ट करते हैं तो जो पावर फैक्टर है वो cos 5 में से cos 5 हो जाता है। नाउ पावर फैक्टर कंट्रोल, यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन यूजिंग कैपेसिटर बैंक। तो हमने देखा कि कैपेसिटर को कनेक्ट करने से जो लोड का जो लैगिंग कंपोनेंट होता है वो बैलेंस हो जाता है कैपेसिटर के लीडिंग कंपोनेंट की वजह से। अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है और अगर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है तो जितना पावर फैक्टर हमें इम्प्रूव करना है उस हिसाब से नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स को चूज़ किया जाता है और उसका रेटिंग भी उस हिसाब से चूज़ किया जाता है और बाद में उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगी उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर बैंक।